मैं फरहीन साहिल के पास जाने से बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। मैं अब फैसला कर चुकी थी कि जो भी हो जाए मैं फरहीन साहिल से कहूंगी कि मेरा पेपर पास कर दे। मैं फरहीन साहिल के पास गई और उनसे कहा कि साहब मेरा पेपर पास कर दे। फरहीन साहिल ने मेरा पेपर मेरे सामने रखा और कहा कि इस पेपर पर जब कुछ लिखा ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे पास कर दूं? ये मुमकिन नहीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ से जाओ। मैंने कहा साहब मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरा पेपर पास कर दे। अगर ये पेपर फेल हो गया तो मेरी डिग्री रुक जाएगी, बाकी सब पेपर्स में मेरे अच्छे नंबर आएंगे। बस ये एक मसला है। मैंने साहिब के हाथ पर हाथ रख दिया। उन्होंने गौर से मेरी तरफ देखा और कहा तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा साहिब मैं सब समझती हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मुझे पास कर दें। फरहीन साहिल ने कहा अच्छा तुम्हें कितने नंबर चाहिए? मैंने कहा साहिब 95 दे दे। उन्होंने कहा ठीक है 95 नंबर दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उन्होंने मेरे पेपर पर 95 नंबर लगा दिए और कहा कि कल ये जमा करा दूंगा, मगर तुम्हें आज मेरे बताए हुए पते पर आना होगा। मैं मान गई। कुछ देर बाद मैं एहतियात के साथ उनके दिए हुए पते पर पहुंच गई। वो एक गांव में किराए के मकान में रहते थे। घर में कोई नहीं था। मैंने उन्हें फोन किया। उन्होंने रास्ता समझाया और मैं उनके घर पहुंच गई। उन्होंने मुझे जूस दिया और कहा कि परेशान ना हो, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर मुझे अपने पास बिठा लिया। मुझे अजीब सा लगा, मगर मैं खामोश रही क्योंकि मैं जानती थी कि अब जो कुछ हो रहा है वो मेरी रजामंदी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तुम वाकई तैयार हो तो फिर मेरी हर बात माननी होगी। मैंने कहा कि मैं तैयार हूं, बस मुझ पर जबरदस्ती ना की जाए। कुछ देर बाद वो मुझे मुख्तलिफ बातें समझाने लगे। शुरू में मुझे दुश्वारी हुई, मगर फिर मैंने उनके कहने के मुताबिक सब कुछ करना शुरू कर दिया। इसी दौरान अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बहुत घबरा गई। फरहीन साहिल दरवाजा खोलने गए तो आबिद साहिल थे। उन्होंने हमें इस हालत में देखा तो हैरान रह गए। आबिद साहिल ने कहा कि वो भी जानते हैं कि मेरा मैथ का पेपर उनके पास है और वो भी मुझे फेला पास कर सकते हैं। मैंने इनकार करने की कोशिश की मगर उन्होंने भी वही शर्त रख दी। मैं बहुत लाचार हो चुकी थी। आखिरकार मैंने हार मान ली और उनकी बात भी मान ली। कुछ देर बाद सब खत्म हो गया। मैं बहुत थक चुकी थी और ज़हनी तौर पर भी परेशान थी। जाते वक्त आबिद साहिल ने मुझे 5,000 रुपए दिए और कहा कि फिक्र ना करो, तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। आखिर में मुझे ये एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो गलत था और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं फरहीन साहिल के पास जाने से इस कदर घबराई हुई थी कि मेरे कदम खुद ब खुद भारी होते जा रहे थे। मेरा केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल तबाह हो चुका था और मैं जानती थी कि अगर ये पेपर फेल हो गया तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैंने दिल में तय कर लिया था कि अब जो भी हो मैं फरहीन साहिल से सीधा कह दूंगी कि मुझे पास कर दें, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैं उनके कमरे में दाखिल हुई तो हाथ पांव फूल गए, लेकिन मैंने हिम्मत करके कह दिया कि साहिब मेरा पेपर पास कर दे। फरहीन साहिल ने मेरी तरफ देखा, फिर मेरा पेपर सामने रखकर कहा कि इस पेपर पर जब तुमने कुछ लिखा ही नहीं तो मैं तुम्हें पास कैसे कर दूं? ये मुमकिन नहीं है। तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ से जाओ। उनके सख्त लहजे ने मुझे और बेचैन कर दिया, लेकिन मैं वहां से हटने को तैयार नहीं थी। मैंने जवाब दिया कि साहिब मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरा पेपर पास कर दे। अगर ये पेपर फेल हो गया तो मेरी डिग्री रुक जाएगी, हालांकि बाकी सब पेपर्स में मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं और यही एक मसला है जो मेरी पूरी मेहनत को ज़ाय कर सकता है।
ये कहते हुए मैंने जज्बात में आकर उनके हाथ पर हाथ रख दिया, जैसे इस छोटे से इशारे से मैं उन्हें अपनी मजबूरी समझा सकूं। फरहीन साहिल ने गहरी नजर से मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी बात का कोई और मतलब भी समझ रहे हूं। उन्होंने धीरे से पूछा कि तुम क्या कह रही हो। मैंने फौरन कहा कि साहब मैं सब समझती हूं, अब जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मुझे पास कर दे। मेरी आवाज में इल्तिजा थी और मैं जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई मौका नहीं। मेरी बात सुनकर फरहीन साहिल ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर कहा कि अच्छा, तुम्हें कितने नंबर चाहिए। ये सुनते ही मेरे दिल को सुकून मिला और मैंने फौरन कहा कि साहेब 95 दे दे। उन्होंने बगैर किसी तामुल के कहा कि ठीक है, 95 नंबर दे देता हूं, लेकिन इसकी एक शर्त है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये कहते हुए उन्होंने मेरे पेपर पर 95 नंबर लगा दिए और बताया कि कल वो ये पेपर जमा करा देंगे, मगर आज शाम को मेरे बताए हुए पते पर आना होगा। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ अपनी डिग्री बचाने का मकसद था। मैं वहां से निकली तो मेरे दिल में खुशी और डर दोनों थे। कुछ देर बाद में कुछ एहतियात बरतती हुई उनके दिए हुए पते की तरफ रवाना हो गई। वो गांव के एक कच्चे इलाके में किराए के मकान में रहते थे। पता मिलते ही मैंने देखा कि घर बिल्कुल खामोश था और अंदर कोई मौजूद नहीं था। मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने रास्ता समझाया और मैं अंदर दाखिल हो गई। फरहीन साहिल ने मुझे जूस पकड़ाया और कहा कि बिल्कुल परेशान ना हूं, यहां कोई नहीं आएगा। फिर उन्होंने मुझे अपने करीब बिठा लिया। इस लम्हे मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ, एक तरह की बेचैनी और खामोश तस्लीम शदगी। मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं जानती थी कि अब जो कुछ हो रहा है वो मेरी अपनी रजामंदी से हो रहा है। उन्होंने फिर कहा कि अगर तुम वाकई तैयार हो तो मेरे कहने के मुताबिक हर बात माननी होगी। मैंने जवाब दिया कि मैं तैयार हूं, बस मुझ पर कोई जबरदस्ती ना की जाए। फिर वो मुझे कई बातें समझाने लगे। शुरू में मुझे बहुत दुश्वारी हुई, मैं उलझन में थी और मेरे अंदर एक कशमकश थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता मैंने उनके कहने के मुताबिक सब कुछ करना शुरू कर दिया। मकान की खामोशी और बाहर अंधेरा फैल चुका था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं शिद्दत से घबरा गई। फरहीन साहिल दरवाजा खोलने गए तो सामने आबिद साहिल खड़े थे। उन्होंने अंदर आकर हमें इस हालत में देखा तो इनकी आंखें फटी रह गईं और वो हैरानी से हमें देखते रहे। आबिद साहिल ने फौरन कहा कि वो भी जानते हैं कि मेरा मैथ का पेपर उनके पास है और वो भी मुझे पास अब फेल कर सकते हैं। मैंने किसी तरह इनकार करने की कोशिश की, लेकिन आबिद साहिल ने भी वही शर्त रख दी। मैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर लाचार हो चुकी थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, न ज़बान थी और न ही कोई सहारा। आखिरकार मैंने हार मान ली और उनकी बात भी मान ली। वो लम्हात बहुत भारी थे, जैसे वक्त रुक गया हो। कुछ देर बाद जब सब खत्म हुआ तो मैं मुकम्मल तौर पर थक चुकी थी। मेरा जिस्म तो टूट रहा था ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मैं ज़हनी तौर पर बेहाल थी। मैं किसी तरह खुद को संभाल कर वहां से जाने लगी तो आबिद साहिल ने मेरे हाथ में 5,000 रुपए थमा दिए और कहने लगे कि फिक्र मत करो, तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। मैं वहां से निकली तो रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। रास्ते भर मेरे जहन में वही सब कुछ घूम रहा था जो कुछ देर पहले हुआ था। मैं सोचती रही कि क्या वाकई मेरे नंबरों की कीमत इतनी थी? क्या डिग्री के नाम पर अपनी इज्जत को दांव पर लगाना सही था? मेरे कदम बोझल हो चुके थे और हर कदम के साथ मुझ पर यह एहसास भारी होता जा रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो सरासर गलत था। मैंने अपने आप से वादा किया कि आइंदा कभी भी किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने दूंगी। यह तजर्बा मुझे जिंदगी भर के लिए सबक दे गया कि कामयाबी के हुसूल का कोई भी रास्ता अगर खुद एतमादी और मेहनत से हिटकर हो तो उसकी कीमत बहुत भारी होती है। मैं इस रात जब वहां से निकली तो मेरे कदम बेहिस हो चुके थे।
गांव की तारीख गलियां मेरे लिए एक तवील और वीरान रास्ता बन चुकी थी। मैं किसी तरह ऑटो रिक्शे तक पहुंची और अपने कमरे की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर मेरे कानों में सिर्फ वही आवाजें गूंजती रहीं जो कुछ देर पहले इस कमरे में सुनी थी। मेरा जिस्म तो हरकत में था, लेकिन मेरी रूह वहीं कहीं रुक गई थी। मैंने अपने हाथ में रखे हुए 5,000 रुपए की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये रकम नहीं, कोई भारी जंजीर मेरे हाथ में बंधी हुई है। मैंने सोचा कि ये रुपए मेरे नंबरों की कीमत है या मेरी खामोशी की खरीदारी। मेरे दिल में एक अजीब सी कोफ्त उठ रही थी जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो दरवाजा बंद करते ही मेरी टांगें जवाब दे गईं और मैं दीवार से लगकर नीचे बैठ गई। कमरे का अंधेरा मुझे अपने अंदर समेट रहा था और मैं चाहती थी कि ये रात कभी खत्म ना हो, अब बस फौरन ही खत्म हो जाए। मेरे जहन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। क्या मैंने सही किया? क्या कोई और रास्ता नहीं था? मैंने अपनी डिग्री बचाने के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया था, लेकिन अब मुझे ये एहसास होने लगा था कि शायद मैंने सबसे बड़ी चीज खो दी है। मैंने अपने आप से कहा कि यह सिर्फ एक बार था, बस एक बार, लेकिन मैं जानती थी कि यह बात मेरे दिल को सुकून नहीं दे रही थी। रात भर में आंखों में आंसू लिए दीवार की तरफ मुंह करके पड़ी रही और मैंने सोचा कि काश मैं इस दिन फरहीन साहिल के पास न गई होती, काश मैंने पेपर फेल होने का खतरा मोल ले लिया होता। लेकिन अब जो हो गया वो हो चुका था और वक्त पीछे नहीं जा सकता था। अगली सुबह जब आंख खुली तो मुझे लगा जैसे कोई भारी बोझ मेरे सीने पर रखा हुआ है। मैंने मुश्किल से अपने आप को संभाला और कॉलेज जाने की तैयारी की। कॉलेज पहुंचकर मैंने देखा कि राहदारियों में हमेशा की तरह शोर शराबा था, लेकिन मुझे सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। मैं अपनी क्लास में जाकर बैठ गई और आंखें नीची रखी। कुछ ही देर बाद एक पैगाम आया कि हमारे नंबर लग गए हैं। सब तलबा नताइज देखने के लिए दफ्तर की तरफ भागे, लेकिन मेरे पांव उठने को तैयार नहीं थे। मैं जानती थी कि मेरे नंबर आ चुके हैं। फरहीन साहिल ने वादा किया था और उन्होंने वादा पूरा किया होगा। फिर भी मैं नताइज देखने गई तो मेरे केमिस्ट्री के पेपर पर रोशन सुर्ख रंग में 95 नंबर लिखे हुए थे। मेरे साथी खुश हो रहे थे, कुछ मुझे मुबारक दे रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी जो उन नंबरों के साथ होनी चाहिए थी। मैं मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक खोखलापन था, जैसे मेरे नंबरों के साथ मेरा कोई और हिस्सा भी छन गया हो। कुछ दिनों बाद जब मैथ का पेपर आया तो आबिद साहिल ने भी अपना वादा पूरा किया। मेरे मैथ में भी बहुत अच्छे नंबर आए। मेरे वालिदैन बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी ने मेहनत से ये कामयाबी हासिल की है। वो रिश्तेदारों को फोन करके बता रहे थे कि मेरी बेटी ने कॉलेज में टॉप किया है। मैं उनकी खुशी देखकर मुस्कुरा तो देती थी, लेकिन मेरे अंदर एक तल्ख हकीकत थी जो मुझे चुपचाप खाए जा रही थी। मैं अपने वालिदैन की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकती थी। रात को जब सब सो जाते तो मैं अपने तकिए में मुंह छुपाकर रोती और सोचती कि क्या वाकई मेरे नंबरों की कीमत ये थी? क्या इस तरह से मिलने वाली कामयाबी को कामयाबी कहते हैं? मैंने अपनी इज्जत, अपनी नींद, अपना सुकून सब कुछ खो दिया था सिर्फ उन नंबरों के लिए जो कागज के चंद टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। वक्त गुजरता गया और डिग्री मिल गई। मेरे हाथ में वो डिग्री थी जिसके लिए मैंने सब कुछ किया था, लेकिन इस डिग्री को देखते ही मेरे सामने वो सब मंजर आ जाता जो इस रात गांव के इस किराए के मकान में हुआ था। मैंने कोशिश की कि उन बातों को भुला दूं, अपने आप को मसरूफ रखूं, आगे बढ़ूं, लेकिन जब भी कोई उस्ताद की बात करता, जब भी कॉलेज का जिक्र आता, मेरा दिल धड़कने लगता। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं ये राज खुल ना जाए, कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि मैंने अपनी डिग्री किस तरह हासिल की। मैं लोगों से बात करने से गुरेज करने लगी, अपने पुराने दोस्तों से मिलना कम कर दिया। मैंने खुद को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर लिया था जिसकी चाबियां मेरे पास नहीं थी।
एक दिन मेरी मुलाकात अपनी पुरानी सहेली से हुई जो मेरे साथ इस कॉलेज में पढ़ती थी। इसने मुझे बहुत दिनों बाद देखकर कहा कि तुम बहुत बदल गई हो। तुम। मैं वो पहले वाली चहल पहली नहीं रही। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा कि मैं जानती हूं तुम्हारे साथ किया हुआ है। तुम्हारे जैसी और भी कई लड़कियां हैं जो खामोश हैं। इसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक झटका सा लगा। मैंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता? तो इसने बताया कि ये कोई नई बात नहीं है। कई उस्ताद ऐसे हैं जो पैसे लेते हैं, कई ऐसे हैं जो और भी बड़ी शर्तें रखते हैं, लेकिन लड़कियां खामोश रहती हैं क्योंकि उन्हें अपनी डिग्री और साख का डर होता है। ये सुनकर मुझे लगा जैसे जमीन मेरे नीचे से खिसक रही है। मैंने सोचा कि कितनी और लड़कियां होंगी जो मेरे जैसे ही दबाव में आकर खामोश हो गई होंगी, जिनके साथ यही सब कुछ हुआ होगा और वो भी मेरे जैसी ही लाचारी में मुब्तला होंगी। इस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की मेरे जैसे हालात से गुजरे। मैं जानती थी कि अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो मेरे अपने खो जाने का खतरा था। मेरी डिग्री खतरे में पड़ सकती थी, मेरे घर वालों को पता चल सकता था, लेकिन मैंने महसूस किया कि जो सुकून मैंने खोया था वो इस खामोशी से वापस नहीं आ सकता था। मैंने अपने अंदर हिम्मत जमा की और अपनी सहेली के साथ मिलकर उन लोगों तक बात पहुंचाने का फैसला किया जो ये बदनुवानी रोक सकते थे। रास्ता आसान नहीं था। मुझे बहुत से लोगों ने रोकने की कोशिश की। बहुत से लोगों ने कहा कि तुम अपनी जिंदगी खराब कर लोगी, लेकिन मैंने सोचा कि जो जिंदगी पहले ही खराब हो चुकी थी इससे बढ़कर और क्या खराब हो सकता है। आखिरकार हमारी आवाज सुनी गई, तफ्तीश हुई और दोनों असातिज़ा को उनके ओहदे से हटा दिया गया। इस खबर ने पूरे कॉलेज में हलचल मचा दी। कुछ लोगों ने मेरी हिम्मत की तारीफ की तो कुछ ने मुझे बुरा भला कहा, लेकिन मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे जो सुकून मिला था वो किसी भी तारीफ या तनकीद से बड़ा था। मैंने सीखा था कि कामयाबी के नाम पर कभी भी अपनी इज्जत से समझौता नहीं करना चाहिए। जो नंबर हम मेहनत से हासिल करते हैं, इनकी अपनी एक चमक होती है, अपनी एक कदर होती है, लेकिन जो नंबर किसी और कीमत पर मिलते हैं वो सारी जिंदगी हमारे अंदर एक खोखलापन छोड़ जाते हैं। मैंने अपने तजुर्बे से सीखा कि अगर कोई भी रास्ता गलत हो तो इस पर चलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जिस चीज को हासिल करने के लिए सब कुछ खो देते हैं वो चीज आखिरकार इतनी कीमती नहीं होती जितना हमने इसके बदले खोया होता है। आज मैं इस तजुर्बे के बाद एक नई जिंदगी जी रही हूं, जहां मेरी पहचान मेरे नंबर नहीं, मेरी हिम्मत और मेरी ईमानदारी है। इस वाक़े के काफ़ी अरसा बाद जब जिंदगी किसी हद तक मामूल पर आ गई तो मैंने महसूस किया कि माजी को भुलाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि इससे सबक लेकर आगे बढ़ा जाए। मैंने अपनी तालीम जारी रखी और इस बार मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, न किसी से कोई सिफारिश की, न किसी के सामने हाथ फैलाए। मैंने रातों रात जाग कर पढ़ाई की, दिन में घंटों किताबों के साथ वक्त गुजारा और जब इम्तिहानात का नतीजा आया तो इस बार मेरे नंबर मेरे पसीने की कमाई थे। इन नंबरों में वो चमक थी जो पहले कभी नहीं थी, क्योंकि ये मेरे अपने हुनर और मेहनत का नतीजा थे, किसी के एहसान का नहीं। जब मैंने वो रिजल्ट अपने वालिदैन को दिखाया तो इस बार मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू शर्मिंदगी के नहीं, फख्र के थे। मेरे वालिद ने मुझे गिले लगाया और कहा कि मुझे तुम पर यकीन था, तुमने मेहनत की है तो कामयाबी मिली है। उनकी इस बात ने मेरे दिल को जो सुकून दिया वो किसी भी 95 नंबर से कहीं ज्यादा कीमती था। कुछ महीनों बाद जब मैं अपने पुराने कॉलेज के पास से गुजरी तो मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। वो इमारत वही थी, वो राहदारियां वही थी, लेकिन मेरे अंदर का एहसास बिल्कुल बदल चुका था। मैंने सोचा कि आज अगर कोई लड़की इस इमारत में दाखिल हो रही है तो शायद इसे भी उन्हीं रास्तों से गुजरना पड़े जो मैंने गुजरे थे। मैंने फैसला किया कि मैं वापस जाऊंगी, लेकिन इस बार बतौर एक ऐसी शख्स जो दूसरों की राह में रुकावटें हटा सके।
मैंने इस कॉलेज की प्रिंसिपल से मुलाकात की जिसने तफ्तीश के दौरान मेरी बहुत मदद की थी। वो अब भी वही थी और उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बिठाया और मेरे हालात पूछे। मैंने उन्हें बताया कि मैं चाहती हूं कि आज की नई लड़कियों को ऐसी सूरत हाल का सामना न करना पड़े। मैं ने उनसे कहा कि कॉलेज में तालिबात के लिए कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए जहां वो बेखौफ होकर अपनी मुश्किलात बता सकी। प्रिंसिपल साहिबा ने मेरी बात बड़ी गौर से सुनी और कहा कि तुमने जो किया वो बहुत बड़ी हिम्मत का काम था और तुम्हारी इस हिम्मत ने कॉलेज में एक मुस्बत तब्दीली लाने में बहुत मदद की। प्रिंसिपल साहिबा की मदद से हमने कॉलेज में एक खुफिया रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू किया जहां कोई भी तालिबा अपना नाम जाहिर किए बगैर किसी भी तरह की परेशानी की शिकायत दर्ज करवा सकती थी। इसके अलावा हर साल नई तालिबात के लिए एक आगाही सेशन का एहतमाम किया जाने लगा जहां उन्हें बताया जाता था कि अगर कभी कोई उस्ताद या कोई भी शख्स उनके साथ गलत रवैया करता है तो वो किस से रुजू करें, किस तरह अपनी बात रखें और किस तरह अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। मैं खुद उन सेशंस में जाती और अपने तजुर्बे से उन्हें बताती कि खामोशी कभी भी हल नहीं होती, खामोशी सिर्फ मसाइल को मज़ीद गहरा करती है। शुरू में मुझे अपनी बात कहने में बहुत दुश्वारी होती, मेरे हाथ कांपते, मेरी आवाज़ रुक जाती, लेकिन हर बार के साथ मेरा एतमाद बढ़ता गया। मैंने देखा कि जब मैं अपनी कहानी सुनाती तो कई लड़कियों की आंखों में वही डर होता जो कभी मेरी आंखों में था और मेरी बात सुनकर उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद की किरण नजर आती। एक दिन एक बहुत छोटी सी लड़की मेरे पास आई, इसकी आंखें डूबी हुई थीं और वो बहुत घबरा रही थी। उसने बताया कि एक उस्ताद इसे परेशान कर रहे हैं, इसे डर है कि अगर उसने कुछ कहा तो उसके नंबर कट जाएंगे। मैंने इसकी बात सुनी, इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक करोगी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने इसे प्रिंसिपल साहिबा के पास ले जाकर उसकी शिकायत दर्ज करवाई। तफ्तीश हुई और इस उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई अमल में आई। इस लड़की ने जब मुझे गिले लगाया तो मैंने महसूस किया कि शायद यही मेरा असल मकसद था। शायद मैं इसलिए इस मुश्किल रास्ते से गुजरी थी कि आज मैं दूसरों का रास्ता आसान कर सकूं। मैंने सोचा कि अगर मैंने अपनी खामोशी तोड़ी होती तो शायद आज ये लड़की भी मेरे जैसी रातों को तन्हा रो रही होती, अपने अंदर ही अंदर खोखलापन महसूस कर रही होती। ज़माना गुजरता गया और मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदला। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, एक अच्छी नौकरी हासिल की, लेकिन जो काम मैंने कॉलेज में शुरू किया था उसे मैं जारी रखा। मैंने मुख्तलिफ इदारों में जाकर तालिबात से बात की, उन्हें उनके हुकूक से आगाह किया, उन्हें बताया कि तालीम का मतलब सिर्फ नंबर और डिग्रियां नहीं होते, बल्कि तालीम का असल मकसद इंसान को खुद मुख्तार और बाहिम्मत बनाना है। मैंने हमेशा ये बात जोर देकर कही कि कोई भी शख्स आपकी मेहनत की कीमत नहीं लगा सकता, कोई भी आपके ख्वाबों पर दाग नहीं लगा सकता, बशर्ते कि आप खुद अपने साथ इंसाफ करें। मैंने ये भी सीखा कि गलती करना इंसान का हिस्सा है, लेकिन इस गलती से सबक ना लेना सबसे बड़ी गलती है। आज जब मैं माजी की तरफ देखती हूँ तो मुझे अपनी इस कमजोरी पर शर्म आती है कि मैंने एक वक्त में डिग्री के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया था। लेकिन साथ ही मुझे इस बात पर फख्र भी है कि मैंने वहां रुककर इस गलती को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदल दिया। मैंने देखा कि जिंदगी में कामयाबी का राज सिर्फ ऊंचे नंबरों में नहीं, बल्कि ऊंचे किरदार में होता है। जो लोग ईमानदारी और मेहनत से अपनी मंजिल पाते हैं, उनकी कामयाबी में एक अलग ही चमक होती है जो किसी भी शॉर्टकट से हासिल नहीं की जा सकती। मैंने अपनी जिंदगी में यह सबक बहुत कीमत पर सीखा, लेकिन यह सबक मुझे इस कदर मजबूत बना गया कि आज मैं किसी के सामने झुकने की आदी नहीं हूं, न किसी दबाव में आकर अपने उसूलों से समझौता करती हूं। मैं अब इन लड़कियों को देखती हूं जो मेरे पास आती हैं, जिनकी आंखों में वही डर होता है जो कभी मेरी आंखों में था, और मैं उन्हें यही कहती हूं कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें सोचती हो इससे कहीं ज्यादा है। डरना मत, खामोश मत रहना, अपनी बात कहना,
क्योंकि तुम्हारी खामोशी सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाद आने वाली कई लड़कियों को भी अंधेरे में धकेल सकती है। मैंने जो कुछ खोया वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन जो कुछ मैंने पाया वो किसी खजाने से कम नहीं। मैंने खुद एतमादी पाई, मैंने हिम्मत पाई, मैंने वो पहचान पाई जो नंबरों से नहीं, किरदार से बनती है। आज जब लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरी कहानी सुनते हैं, तो वो मुझे इज्जत की निगाह से देखते हैं, और ये इज्जत वो इज्जत है जो मैंने अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई से कमाई है। यही मेरी असल कामयाबी है, और यही वो पैगाम है जो मैं हर इस लड़की तक पहुंचाना चाहती हूं जो कभी अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर यह सोचे कि कामयाबी के लिए उसे अपनी इज्जत से समझौता करना पड़ेगा।